नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश, चौहानों का स्वर्णकाल, इन्होंने बहुत अच्छे से राज किया। चौहानों का स्वर्णकाल की अगर बात करते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों के अगर प्रतापी शासकों की बात करते हैं तो जैसे पृथ्वीराज चौहान का उनमें नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे। ऐसे दबंग शासकों के, ऐसे प्रतापी शासक जिस वंश से थे, उस वंश की उत्पत्ति कहां से हुई पहले ये जानना जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ त्रैन का प्रथम युद्ध और त्रैन का द्वितीय युद्ध किया, और त्रैन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने, वो पृथ्वीराज चौहान थे। हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किए। अपने जीवन काल में टोटल 17 युद्ध किए, 16 युद्धों में विजयी रहे, 17 युद्ध में पराजित हुए, लेकिन पराजित होने के साथ साथ अपने प्राण दे दिए। जिनके बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हट और तीरा तेल छड़े नाथ दूजी बार। इतने जिद्दी थे। ऐसे शासकों का वंश चौहान वंश, और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, और उन मतों में चौहानों की उत्पत्ति के बारे में मत देखते हैं। और उनमें पहला मत हमारे सामने आता है अग्निकुंड का मत। ये अग्निकुंड का मत चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित है। दिया किसने? ये मत दिया कवि चंद्र बरदाई ने। ये कवि चंद्र बरदाई कौन थे? सबसे पहले इन्हीं से पूछा गया कि चौहान कहां से आए, बताइए। ये कवि चंद्र बरदाई किसी के कवि थे। ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि थे। इनसे पूछा गया कि आप बहुत दबंग प्रतापी शासक के दरबार में रहते थे, आप बताइए। इन्होंने लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा। कौन से ग्रंथ में लिखा? कवि चंद्र बरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर कवि चंद्र बरदाई ने लिखा, और कवि चंद्र बरदाई ने बताया कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से कैसे उत्पत्ति हुई? कुंड कहां अकेला पड़ा था क्या? नहीं, इसके अंदर बताया गया कि माउंट आबू सिरोही में ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड यज्ञ करवाया गया। और उस अग्निकुंड यज्ञ में गलती से हुआ, अचानक हुआ, क्या हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हुआ। घी ज्यादा डला, क्या हुआ, जैसे स्वाहा जोर से बोला गया। लेकिन यहां से माउंट आबू सिरोही में ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड के यज्ञ से निम्न प्रकार की चार जातियां उत्पन्न हुई। और 4 जातियां कौन सी थी? पहली उत्पन्न हुई प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य, चौथी चौहान। इसी ही चालुक्य को ही सोलंकी कहा गया, और यही चौहान चाहमान कहलाए। यहां से इस मत का समर्थन, ये मत तो दिया कवि चंद्र बरदाई ने। इनका वास्तविक नाम था, मूल नाम था, बचपन का नाम था, वो था पृथ्वी भट्ट वलादी इनका वास्तविक नाम था। इन्होंने ये मत दिया, ये मत देने वाले थे, अग्निकुंड का मत देने वाले थे। लेकिन राजस्थान के नामी जाने पहचाने अच्छे कवियों ने इस मत का समर्थन किया, और जो समर्थन कर रहे थे वो कवि, 2 कवि थे, निम्न कवि थे। निम्न कवियों ने इस मत का समर्थन किया। पहले हैं सूर्यमल मिश्रण, दूसरे समर्थन करने वाले हैं मोहनोत नैणसी ने भी समर्थन किया। और इन दोनों ने मिलकर कहा कि ये जो मत है ये बिल्कुल मान्य मत है, बिल्कुल सही मत है। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। और ये पिछली पटवारी एग्जाम में, प्री एग्जाम में, 2016 एग्जाम में ये पूछा गया था कि वीर सतसई ग्रंथ के रचयिता कौन है। वीर सतसई की ध्यान दें, यहां से वीर सतसई पूछा जाए तो वीर सतसई के सूर्यमल मिश्रण है। और अगर बिहारी सतसई पूछा जाए तो बिहारी सतसई के रचयिता जयपुर के शासक जय सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा। इतना सा अंतर, वो ग्रंथ का नाम मिलता जुलता है, सतसई मिलता जुलता है, लेकिन एक वीर सतसई और एक बिहारी सतसई। वीर सतसई सूर्यमल मिश्र ने लिखा, राजस्थान के राज्य कवि है। इनके अन्य ग्रंथ है वंश भास्कर, बलवंत विलास,
राम रंजाट, छंद मयूख ये सूर्यमल मिश्र ने लिखे। मोहम्मद नैन्सी, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ये अबुल फजल कौन थे? ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे, अकबर के दरबारी कवि थे। आइन ए अकबरी एवं अकबरनामा ग्रंथ इन्होंने लिखा। और इन दोनों कवियों ने कहा कि हाँ, इस मत का हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस मत का विरोध किया कि अगर ऐसे इंसान पैदा होने लग गए, अग्निकुंड से इंसान पैदा होने लग गए, यहाँ तो इंसान भी पैदा नहीं हो रहे, 4 जातियां पैदा हो रही है, और अगर ऐसे पैदा होने लगे तो पैदा करने का प्रोसेस शॉर्ट नहीं हो जाएगा? ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया इंसानों को पैदा करने का। कोई कहीं भी जाएगा, जब मूड होगा बच्चे पैदा कर लेगा। 4 बच्चे पैदा हुयंत्री, 10 बच्चे पैदा हुयंत्री, भीड़ नहीं हो जाएगी? जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे हो पाएगा? तो यहाँ से इस मत का समर्थन थोड़ा सा कम ही मिला अन्य कवियों का, अन्य इतिहासकारों का। जैसे दूसरा मत आया चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, विदेशी मत। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, अग्निकुंड से इंसान पैदा नहीं हो सकते, ये प्रोसेस नहीं इंसानों को पैदा करने का। तो कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया कि आप बता दीजिए भाई, चौहान कहां से आए? तो दूसरा मत दिया गया, और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में दूसरा मत है विदेशी मत। विदेशी मत से ध्यान रखें, विदेशी शब्द के प्रयोग हो रहा है यहां से। तो विदेशी जो जैसा होगा वो वैसा ही बताएगा, खुद विदेशी है, वो यहाँ का नहीं है। वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का संबंध भारत से नहीं, ये अंग्रेज थे कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने विदेशी मत दिया। और कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया कि आप बताइए, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ऐसे इंसान पैदा नहीं होते। चौहान मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से चौहान भारत आए। अन्य इतिहासकारों ने पूछा कैसे आए? तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि निम्न 4 जातियां आई थी। वो 4 जातियां ये थी, शक, हूण, कुषाण, सीतियन, ये 4 जातियां थी। कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया, इन 4 जातियों में चौहान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, रुकिए, आपकी तरह इतनी जल्दी नहीं आते हैं, आराम से आएंगे भाई, समय लगेगा। तो यहां से कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि इन 4 जातियों के मध्य इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इन 4 से नई जाति का लॉन्च हुआ, नई ब्रांड मार्केट में आई। जो भी नई जाति आई वही क्या कहलाए? चौहान कहलाए। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का ही प्रयोग नहीं किया था, हमारे प्रदेश के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। 3 शब्द कौन कौन से थे? रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। इन शब्दों का प्रयोग किया कहां था कर्नल जेम्स टोड ने? इन 3 शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, में इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था। इसी के आधार पे कनिघम ने, यह भी ध्यान रखें, कनिघम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपात्र के आधार पर कनिघम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपात्र के आधार पे राजपूतों का संबंध राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए, एक बार फिर देखें, कनिघम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपात्र के आधार पे राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध, राजपूतों का, चौहानों का संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। यह प्रश्न पटवारी प्री 2016 में एज इट इज पूछा गया था। कनिघम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपात्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। कनिघम ने बताया कि यह कुषाण जाति से इनका संबंध है। यह विदेशी मत में बताया गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस मत का भी विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता, ये 4 जातियां मध्य एशिया से आई, भारत आई, और भारत आके इन्होंने ये काम किया, इन्होंने इनके साथ, इन्होंने इनके साथ, और इन्होंने इनके साथ, और यहाँ आके चौहान एक नई जाति बनाई। ये काम तो वहाँ भी हो सकता था, क्या भारत का वातावरण ही ज़्यादा अनुकूलित था? ऐसा यहाँ से एडजस्ट नहीं हो पाया। इसके बाद तीसरा मत आया
और अगला मत था हमारे पास ब्राह्मण वंशीय मत। तीसरा मत है ब्राह्मण वंशीय मत। कुछ इतिहासकारों ने विदेशी मत को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं है, विदेशी मत नहीं हो सकता, ऐसा एडजस्ट नहीं होता। और वो इतिहासकार नामे जाने पहचाने इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। जो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को बताया जाता है वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछा जाए तो 21 जून होता है। गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि 21 जून बताते हैं। ब्राह्मण वंशीय मत, नाम से पता चल रहा है ब्राह्मण वंशीय मत जरूर ब्राह्मणों ने दिया होगा। बिल्कुल ब्राह्मणों ने दिया। ये मत किसने दिया? ये मत डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दिया। गोपीनाथ शर्मा। दूसरे थे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दिया। तीसरे आर भंडारकर। इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई। इन्होंने कहा कि चौहान ब्राह्मणों की संतान है। और कुंभा के रसिक प्रिया टीका में चौहानों को नागर वत्सीय ब्राह्मण बताया गया है। कुंभा मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा का ग्रंथ है रसिक प्रिया टीका। महाराणा कुंभा के कई ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ है रसिक प्रिया टीका। महाराणा कुंभा के कई ग्रंथ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया टीका। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया टीका, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, चंडी सत, एक लिंग महाकाव्य, उनमें से ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में कहा गया है कि चौहान नागर वत्सीय ब्राह्मण है, ये इसमें बताया गया। अर्थात इस मत के अनुसार चौहान किसकी संतान हो गए? ब्राह्मणों की संतान हो गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका भी विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की संतान, शब्द सेट नहीं होता, शब्द एडजस्ट नहीं होता। चौहान ब्राह्मणों की संतान, इतने एक्टिव, इतने दबंग, इतने प्रतापी शासक, ऐसे ढीले ढकनों की संतान पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। इस प्रकार इस मत का भी विरोध किया गया। और आगे वाला मत आया, वो नेक्स्ट मत था विशुद्ध भारतीय मत। दोस्तों चौथा मत है विशुद्ध भारतीय मत। ये मत किसने दिया? विशुद्ध भारतीय मत सीवी वेद ने दिया। और सीवी वेद के अनुसार चौहान विशुद्ध रूप से भारतीय है। सीवी वेद के अनुसार चौहान विशुद्ध रूप से भारतीय है और वैदिक क्षत्रियों की संतान है। बस इतना ही बताया गया। लेकिन इनसे भी पूछा गया, सीवी वेद से भी पूछा गया कि विशुद्ध रूप से भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय है, लेकिन इससे पहले कहां से है? इनका वंश के बारे में जरा वर्णन कीजिए। ये नहीं बता पाए। सीवी वेद ने कहा बस कह दिया ना विशुद्ध रूप से भारतीय, तो ये तो हर कोई कह सकता है कि ये भारतीय है। इस मत का भी ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया, तो फिर नया मत आया। और नया मत विशुद्ध भारतीय के बाद में ये 4 मत हमारे हुए। 5वां मत आया चंद्रवंशीय मत। ये चंद्रवंशीय मत पेश किया गया। ये चंद्रवंशीय मत क्या था? हांसी के शिलालेख के अनुसार और अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार 2 शिलालेख मिले। 2 शिलालेख प्राप्त हुए, उन पे लिखा हुआ था, किसी ने कहा नहीं। ये हांसी कहाँ का? हांसी के शिलालेख के अनुसार ये हरियाणा में शिलालेख मिला। अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख ये सिरोही में एक शिलालेख मिला। दोनों में बहुत दूरी का अंतर हो गया, दोनों में सेम लिखा हुआ मिला। और इनमें लिखा मिला हांसी के शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार चौहान चंद्रवंशीय है। लेकिन इनमें भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद हमारे सामने मत आया चंद्रवंशीय मत के बाद सूर्यवंशीय मत। और सूर्यवंशीय मत में क्या बताया गया? सूर्यवंशीय मत निम्न विद्वानों ने दिया। 5-6 नंबर आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी है, ये अगला मत है सूर्यवंशीय मत। सूर्यवंशीय मत, यह मत निम्न विद्वानों ने दिया। पहला है डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने मत दिया। दूसरे विद्वान हैं नयन चंद्र सूरी। दोस्तों इसी इतिहास के अंदर इन्हीं वीडियो के बीच में कवि और उनकी लिखी गई पुस्तकें ये भी बीच बीच में देखते रहे, उनके रचयिता भी देखते रहे, यही याद करते रहे। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने सूर्यवंशी मत दिया, नयन चंद्र सूरी ने सूर्यवंशी मत दिया। और इसी के साथ तीसरे विद्वान थे जयानक। इन्होंने कहा कि चौहान सूर्यवंशी है, सूर्यवंश से है।
डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, इनके पुस्तकों का नाम है प्राचीन लिपि माला, प्राचीन लिपि माला और राजपुताने का इतिहास। इनके रचयिता डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है। नयन चंद्र सूरी ने पुस्तक लिखी है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी है। और जयानक पृथ्वीराज विजय, इसके रचयिता जयानक है। ये याद रखें, सूर्यवंशी मत दिया डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, नयन चंद्र सूरी, जयानक याद नहीं होता तो इसको याद कर लीजिए आराम से। गौरी और शंकर दोनों ने अपने नयनों से सूर्य को देख रहे हैं, मत को देखे, सूर्य को किसने देखा? गौरी ने और शंकर दोनों ने मिलकर देखा। किससे देखा? नयनों से देखा। और नयनों से देख देख के जज करके देख रहे हैं। यहां से ये हमारा मत हुआ सूर्यवंशी मत। इसके बाद में नेक्स्ट जो मत है सूर्यवंशी मत के बाद में, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखें, सूर्यवंशी मत के इन्हीं विद्वानों के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया कि चौहानों का मूल स्थान, ये मत तो दिया ही कि सूर्यवंशी है, इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि चौहानों का मूल स्थान पुष्कर अजमेर है। इसके बाद इन मतों से स्पष्ट होकर नहीं निकल रहा कि चौहान आए कहां से। इसके बाद में मत आया मिश्रित मूल का सिद्धांत। ये मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया डीपी चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने कहा कि चौहान मिश्रित मूल के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। अगला नेक्स्ट मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत। और ये मिश्रित मूल का सिद्धांत बहुत ज़्यादा मान्य माना गया, अधिक मान्यता इसको प्राप्त हुई, और वो थे डीपी चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा ये मत दिया गया। इसके बाद चौहानों की उत्पत्ति के इतने मत हमारे सामने आए। रायपाल के सेवड़ी शिलालेख के अनुसार, रायपाल के सेवड़ी शिलालेख के अनुसार भी चौहानों को इंद्रवंशीय बताया गया। छोटे मोटे कई मत और भी आए, लेकिन इनमें मुख्य प्रसिद्ध मत ये हमारे सामने पेश हुए। इसके बाद चौहानों की स्थापना, चौहानों का संस्थापक, चौहानों की स्थापना कब की गई? चौहानों का संस्थापक कौन था? अगर स्थापना की गई होगी तो इन्होंने राजधानी भी बनाई होगी। ये किस क्रम में आगे बढ़ते रहे, इनको याद करने के लिए थोड़ा सा इनका क्रम देख लेते कि सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई, फिर उसके बाद में चौहान आगे कहाँ से कैसे क्या प्रगति करते रहे। तो देखते हैं, उसी क्रम में हम पढ़ेंगे, बहुत सुविधा होगी उसके माध्यम से। अगर चौहान वंश की बात करें कि चौहान वंश की स्थापना कहाँ की गई, तो चौहान वंश की स्थापना सपाल दक्ष में की गई, जिसे वर्तमान में सांबर कहा जाता है। किसने की चौहान वंश की स्थापना? वासुदेव चौहान ने की। कब की? 551 में की। सपाल दक्ष के बाद में आगे से आगे वृद्धि होती रही और इनकी शाखाएं बढ़ती रही। सपाल दक्ष के बाद में चौहान आगे यहाँ से जो गए वो रहे अजमेर के चौहान। अजमेर में यहाँ से यही सपाल दक्ष से कौन आया? यहाँ से अजय राज आया। अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। 1105 से 1133 तक शासन किया। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया, अजमेर दुर्ग की स्थापना की। अजमेर नगर को बसाया 1113 में, और अजय राज ने यहाँ से राज किया। इसके बाद अजमेर से यहाँ से शाखा आगे गई, पर अजमेर का शासक अंतिम शासक, हालांकि उसके बाद में थोड़े दिन तक और देते रहे, लेकिन जो प्रभाव था वो प्रभाव समाप्त हो गया था पृथ्वीराज चौहान के बाद। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को जब अजमेर से निष्कासित कर दिया गया तो वो चले गए रणथंबोर, और रणथंबोर में जाके उन्होंने चौहान वंश की स्थापना 1194 में की। रणथंबोर में 1194 में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की। जहां से हम रणथंबोर के चौहान देखेंगे, रणथंबोर का प्रतापी शासक हमीर देव चौहान, जिन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए, बड़ा दबंग शासक, बहुत जिद्दी शासक था, जिसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वो रणथंबोर। इसके बाद ये तो एक सीधा आधार जाता रहा कि यहाँ से चौहान ऐसे गए, सपाल दक्ष से अजमेर आए, अजमेर से रणथंबोर आए, लेकिन बीच में एक शाखा और निकल चुकी थी, और वो शाखा थी नाडोल, जहाँ पे 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की गई। ये नाडोल कहाँ है? ये नाडोल पाली में है। यहाँ से नाडोल शाखा निम्न शाखाओं में विभाजित हुई, और यहाँ से शाखा रही जालोर, जहाँ पे चौहान वंश की स्थापना 1182 में कीर्तिपाल ने की थी। इसके बाद यहाँ से चौहान सिवाना के चौहान, सिवाना बाड़मेर में शीतल देव यहाँ का मुख्य शासक था, जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से तीसरा, इसी नाडोल का 3 भागों में विभाजन हुआ, और वो यहाँ से रहे हाड़ौती के चौहान,
वर्तमान में कोटा संभाग को ही हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश और कोटा संभाग में निम्न 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। यहाँ से हाड़ौती में मुख्य चौहान रहे वो बूंदी के चौहान रहे, और बूंदी के चौहान से ही निकल के अलग हुए वो कोटा के चौहान रहे। कोटा और बूंदी दोनों हाड़ौती के अंदर और कोटा संभाग में है। बारा और झालावाड़ वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में इनमें है। इसी के साथ में झालावाड़ के चौहान भी इसी हाड़ौती प्रदेश के शामिल थे। यहाँ से जालोर से जो शाखा निकली वो सिरोही के चौहान यहाँ से रहे। इस सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की गई। हम इसी क्रम में चौहान पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सपाल दक्ष के, फिर अजमेर के चौहान, फिर रणथंभौर के चौहान, क्योंकि सपाल दक्ष से ही अजमेर में कोई गया था। अजमेर के शासकों में से ही कोई रणथंभौर गया था। इन्हीं में से किसी ने यह शाखा स्थापित की और इनका विभाजन होता रहा। किस क्रम में इनका विभाजन होता रहा ये हम देखते हैं। इसलिए सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना के बारे में देखते हैं कि चौहान वंश की स्थापना किसने की और कहाँ की। लेकिन इसके साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों और कुछ विद्वानों ने चौहानों के मूल स्थानों के बारे में बताया है। वो मूल स्थानों के बारे में यह है, अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि चौहानों का मूल स्थान झांगड़ प्रदेश है। झांगड़ प्रदेश बीकानेर वाला प्रदेश है और इसी के साथ में सपाल दक्ष भी है। ये दोनों क्षेत्र बताएं, सपाल दक्ष और झांगड़ प्रदेश। अगर इसी के साथ में इतिहासकार की बात करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि चौहानों का मूल स्थान चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ बताया है। और अभी अभी पीछे बताया गया था सूर्यवंशी मत में, सूर्यवंशी मत में चौहानों का मूल स्थान पुष्कर और पुष्कर अजमेर को बताया गया है। इसके बाद चौहान वंश चालू करते हैं। चौहान स्थापना किसने की? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। वासुदेव चौहान ने कब की? 551 ईस्वी में की। वासुदेव चौहान ने स्थापना कहाँ की? सपाल दक्ष में की। सपाल दक्ष कौन सा स्थान है? इसे वर्तमान में सांभर कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें, वासुदेव चौहान ने सांभर सपाल दक्ष में चौहान वंश की स्थापना की। यहां से वासुदेव चौहान को ही सांभर झील का निर्माता कहा जाता है। सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को कहा जाता है। सांभर झील तो प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप जो प्रदान किया वो वासुदेव चौहान ने किया, इसलिए इसको निर्माता कहा जाता है। अगर वासुदेव चौहान ने सपाल दक्ष में चौहान वंश की स्थापना की तो अपना राज करने के लिए इन्होंने राजधानी भी बनाई होगी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। इसी वजह से वासुदेव चौहान को चौहान वंश का मूल पुरुष या संस्थापक या फिर आदि पुरुष, क्योंकि हिंदी में छोटा आदि, छोटा दी, आदि का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन, प्रारंभिक, प्रारंभ ले ले, प्राचीन ले ले, तो प्रारंभिक या प्राचीन स्थापना करने वाला वासुदेव चौहान था। मूल पुरुष, संस्थापक, आदि पुरुष, यह है वासुदेव चौहान। इसी के साथ में चौहानों की जानकारी के बारे में बात करें कि चौहानों के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है। पटवारी प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि चौहानों के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है। चौहानों के बारे में विस्तृत, अभी पीछे थोड़ा सा एक मत के अंदर यह भी बताया गया था कि ब्राह्मण वंशीय मत में और ग्रंथ मत था ब्राह्मण वंशीय मत, ग्रंथ था कुंभा का रसिक प्रिया टीका। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने ग्रंथ लिखा रसिक प्रिया टीका, और रसिक प्रिया टीका ग्रंथ में बताया कि चौहान नागर वत्सीय ब्राह्मण थे। इन्हीं चौहानों के बारे में ये इतनी जानकारियां पढ़ रहे हैं, ये कहां से मिली? ये चौहानों के बारे में विस्तृत जानकारी गुणभद्र सूरी द्वारा, गुणभद्र सूरी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। देख ले एक बार, चौहानों के बारे में विस्तृत जानकारी गुणभद्र सूरी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और बिजोलिया स्थान कहाँ पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। इस शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि चौहान नागर वत्सीय ब्राह्मण है। इस शिलालेख में भी ये उल्लेख किया गया है कि चौहान नागर वत्सीय ब्राह्मण है। इसके बाद ये तो संस्थापक हुआ,
आगे चौहानों का किस प्रकार से विकास होता रहा, कैसे प्रतापी शासक यहाँ आते रहे, उनके बारे में देखते हैं। आगे चौहानों का शासक आया चंद्रराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड। चौहानों का शासक विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक था। थोड़ा सा ऐसा दबंग शासक है जो कुछ हलचल कर पाया, बाकी सारे डेले डखण आए, जैसे आए वैसे ही चले गए, आए और चले गए, बस कुछ नहीं किया। ये प्रतापी शासक था। इन्होंने हर्षनाथ प्रशस्ति की रचना करवाई और वो 973 ईस्वी में करवाई। 973 ईस्वी के आसपास, लगभग 973 ईस्वी के लगभग हर्षनाथ प्रशस्ति की रचना इन्होंने करवाई विग्रहराज द्वितीय ने। एक विग्रहराज चतुर्थ भी आएगा जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, वो आगे देखेंगे। उसके बाद आगे शासक हमारे सामने रहा चंद्रराज। ये चंद्रराज के बारे में तो कोई विशेष नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न करेगा। वो है चंद्रराज की रानी थी, चंद्रराज की रानी आत्मप्रभा, जिसका दूसरा नाम था रुद्राणी। चंद्रराज की रानी आत्मप्रभा रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में भगवान शिव को 1000 दीपक जलाती थी। कितनी विशेष बात है। चंद्रराज की रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी पुष्कर झील में भगवान शिव को प्रतिदिन डेली 1000 दीपक जलाती थी। ऐसा क्या राज था, ऐसा क्या कारण था कि वो 1000 दीपक जलाती थी? इस आत्मप्रभा रुद्राणी को एक रोग हुआ था, वो था काला सर्प नामक रोग। ये काला सर्प नामक रोग कौन सा था? प्राचीन समय में एक प्रकार का खोरा रोग था जो महिलाओं में थोड़ा ज्यादा पाया जाता था, बाकी सब में पाया जाता था, महिलाओं में ज्यादा था। ये खोरा से संबंधित, खुजली से रिलेटेड रोग था। काला सर्प नामक रोग होने की वजह से 1000 दीपक जलाती थी कि कैसे भी मेरे को इस रोग से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद यहाँ से चौहान वंश में ये चौहान रहे। आगे का चौहान शासक आया, वो रहा अजयराज। शासनकाल की बात करते हैं, यहाँ से हमारे चौहानों का थोड़ा विस्तार होना प्रारंभ होता है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अजयराज का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा। 1105 से 1133 तक अजयराज ने राज किया। अजयराज ने सांबर छोड़ के अजमेर नगर को बसाया और अजमेरू दुर्ग बनाया। अजयराज ने अजमेर नगर बसाया, अजमेरू दुर्ग बनाया। इस अजमेरू दुर्ग के बारे में जरा ध्यान दे। वो तारागढ़ दुर्ग नहीं था, प्राचीन समय में उसका नाम अजमेरू दुर्ग था, लेकिन उसका नाम तारागढ़ कहाँ से रहा अभी देखते हैं। अजयराज ने अजमेर नगर बसाया, अजमेरू दुर्ग बनाया। अजयराज की रानी सोमलेखा हुआ करती थी। अजयराज की रानी सोमलेखा। अजयराज ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए, तो अजयराज की रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए। अजयराज ने जीवित रहते हुए ही अपने पुत्र अनुराज को, खुद जीवित रहते ही अपने पुत्र अनुराज को, जिनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, आनाजी को यहाँ का शासक बनाया। लेकिन अजयराज ने अजमेरू दुर्ग बसाया था, अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसका क्या संबंध है वो देखते हैं। यह अजमेरू दुर्ग था। इस अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजयराज ने करवाया, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग नाम इसका कैसे पड़ा? किसने तारागढ़ दुर्ग नाम रखा? मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ का शासक नहीं, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये पृथ्वीराज सिसोदिया का भी नाम नहीं सुना तो एक बार इसे देखें कि ये कौन था। बाकी मेवाड़ के इतिहास में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। महाराणा कुंभा का नाम खूब सुना जाना पहचाना है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के 2 बेटे थे, उदा और रायमल। इन दोनों बेटों का संबंध यह था, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कटारगढ़ महल में कर दी थी। रायमल, जिसका विवाह श्रृंगार देवी के साथ में, मारवाड़ के शासक राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी के साथ में इसका विवाह किया गया था। और रायमल के निम्न 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया, छोटा यहां से था जयमल, तीसरा था राणा सांगा। राणा सांगा का नाम तो खूब सुना है, बाबर के साथ में युद्ध किया। राणा सांगा के बारे में मेवाड़ के इतिहास में बहुत डिटेल से देखेंगे। ये पृथ्वीराज सिसोदिया, अभी भी ये पृथ्वीराज सिसोदिया पता नहीं चल रहा कि कौन था, तो देखते हैं। बनवीर का नाम तो खूब सुना हुआ होगा,
जो बनवीर कौन था जिसने मेवाड़ के शासक और राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। धाई मां पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देके मेवाड़ के उदय सिंह की रक्षा कर ली थी। वो मारना चाहता था, विक्रमादित्य को तो मार दिया था और उदय सिंह को मारना चाहता था, वो बनवीर था। ये बनवीर कौन था? इतिहास में लिखा मिलता है दासी पुत्र था। दासी पुत्र कौन था? किसका दासी पुत्र था? ये पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया का ये मामला यहाँ से एडजस्ट था। ये मामला एडजस्ट किसके साथ में था? ये पुतल दे के साथ था। ये कौन सा मामला एडजस्ट हो गया यहाँ से? अगर पृथ्वीराज सिसोदिया और पुतल दे के बीच में ये वाला चिन्ह होता तो मतलब पत्नी थी। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं, मतलब पत्नी तो नहीं थी लेकिन मामला पूरा पत्नी जैसा ही था। तो इन दोनों के यहाँ से ऐसे 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 करके ही हुआ, ऐसे करके ही हुआ और वो हुआ बनवीर, अर्थात दासी पुत्र था, नाजायज संतान था। इस बनवीर ने, जो बनवीर था, इसने हत्या की थी, वो छोड़े। ये पृथ्वीराज सिसोदिया, अभी बात कर रहे थे, अजय राज ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी, ये पत्नी नहीं है, यहाँ से दिख रहा है, साफ दिख रहा है, पत्नी नहीं है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, उड़ना राजकुमार ने इसका दूसरा नाम था, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्यों था? क्योंकि बहुत तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ता था। राजकुमार, राजा नहीं बना था, राजा का बेटा था, राजकुमार था। इसने अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवाई और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पे इसका नाम तारागढ़ रख दिया। दोस्तों ध्यान दें, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में 2-1 बूंदी में भी है और ये तारागढ़ दुर्ग जो गठबीठड़ी था पहाड़ी के ऊपर बना है। इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। रूठी रानी का क्या मामला था? रूठी रानी का क्या संबंध था? तो रूठी रानी का संबंध देखिए, रूठी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, अजमेर दुर्ग में बना हुआ है। रूठी रानी, अजयराज चल रहा है, ये तारागढ़ दुर्ग, इस तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है रूठी रानी का महल। ये रूठी रानी का महल का संबंध कहां से है? ये मारवाड़ का शासक हुआ करता था, मारवाड़ का शासक मालदेव हुआ करता था, राव गंगा का पुत्र हुआ करता था और इसकी पत्नी थी उमा देव। ये उमा देव बेटी थी लूणकरण की, जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। इसका विवाह मालदेव से हुआ था, इसका विवाह मालदेव से हुआ, ये मालदेव से विवाह हुआ, ये मालदेव से विवाह हुआ। विवाह की पहली रात ही उमा देव रूठ गई थी। ये मालदेव यहाँ पे ये बैठे थे अपनी कहीं होल वोल में, कहीं कमरे में बैठे थे, बातचीत चल रही थी, राजा महाराजाओं से, दरबारियों से बातचीत चल रही थी। उमा देव से मिलने में लेट हुई। रूठी रानी इसका नाम क्यों पड़ा? उमा देव जब इंतजार करते जा रही थी कि मालदेव अभी तक नहीं आए तो अपने साथ में आई, इनके साथ उमा देव के साथ लड़कियां साथ आई थी और उनमें से एक लड़की थी भारमली। ये कौन थी? ये दहेज के रूप में कुमारी कन्याएं दी जाती थी। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन राजस्थान में, कि जो रानियों के साथ में है विवाहित लड़कियां दहेज में दी जाती थी। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इस प्रथा को डावरिया प्रथा कहा जाता था। ये भारमली इसी प्रकार उमा देव के साथ आई थी। जब मालदेव उमा देव के पास नहीं आए, लेट तक नहीं आए, बहुत लेट तक नहीं आए, तो उमा देव ने भारमली को भेजा कि जाओ मालदेव को बुला के लेके आओ। भारमली गई, गेट से एंट्री मारी, जैसे एंट्री मारी गेट बंद हुआ। भारमली भी यहीं, मतलब बातचीत होती रही दोनों के मध्य, भारमली भी नहीं आई वापस और मालदेव भी नहीं आया। तो बहुत लंबा समय गुजरा तो उमा देव ने देखा कि क्यों नहीं चल के देख ले क्या कारण है, किसी की कोई तबीयत तो खराब नहीं है। उमा देव जैसे आई और यहाँ से खिड़की के अंदर से देखा, वो देख लिया जो देखना नहीं चाहिए था। इस कारण से उमा देव विवाह की पहली रात ही रूठ के अपने पुत्र राम के साथ सीधी तारागढ़ आ गई। ये पुत्र कहाँ से आ गया? विवाह के पहले रात ही रूठ के आ गई। वो दत्तक पुत्र था भाई, दत्तक पुत्र राम के साथ आई थी, गोद लिया हुआ पुत्र था, उसके साथ आई। और यहाँ से उमा देव रूठी रानी रूठ के आई थी, इसलिए वो रूठी रानी कहलाई। आज जीवन वापस नहीं गई, कभी नहीं गई। मालदेव ने यहाँ, उमा देव यहाँ आ गई, ये उमा देव आ गई। मालदेव ने उमा देव को मनाने की लाख कोशिश की लेकिन उमा देव लौट के नहीं गई। इसलिए उमा देव को स्वाभिमानी रानी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पे रूठी रानी का महल बना हुआ है। ये अजय राज रहा। अजय राज के बाद आगे अभी ऊपर बताया गया कि अजय राज ने जीवित रहते हुए अपने पुत्र अनुराज को यहाँ का शासक बना दिया था। तो इसका मतलब आगे जो शासक आया वो आया अजय राज के बाद अनुराज, और अनुराज को दूसरे नाम से जाना जाता है आनाजी।
अजयराज का शासनकाल था 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। तो आना जी का शासनकाल है 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक। अगर अणुराज की बात करते हैं, सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अणुराज की उपाधियां क्या है। इन्हें महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्ट, परम भट्ट आदि नामों से, आदि उपाधियां दी गई, आदि नामों से जाना जाता है। महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, महान राजा, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, परम भट्ट, महान, इनको कई उपाधियां दी गई। इसके बाद इनके दरबारी कवि कौन थे, दरबार में कवि रहते थे, वो दरबारी कवि कौन थे, वो थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देवबोध व धर्म घोष। ये थे यहां से 1135 ईस्वी में इन्होंने 1135 ईस्वी में तुर्कों से युद्ध किया, और तुर्कों से युद्ध ही नहीं किया, तुर्कों को पराजित किया, पराजित किया। यहाँ पे खून खराबा हुआ, तुर्कों का खून गिरा, और यहाँ से अणुराज ने तुर्कों के रक्त को साफ करने के, कि इस रक्त को यहाँ से साफ कर दिया जाए, ये रक्त मुझे दिखाई नहीं दे, इसलिए अणुराज ने एक झील का निर्माण करवाया। और जिस झील का निर्माण करवाया उसका नाम अपने ही नाम पर, अणुराज ने अपने ही नाम पे, आना जी ने उस झील का नाम आना सागर झील रखा। मतलब आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, आना जी ने करवाया। इस आना सागर झील का संबंध देखते हैं थोड़ा सा, कि ज़्यादा ही संबंध इसका किसी से, तो वो क्या है इसका। बहुत अच्छे प्रश्न आना सागर झील से पूछे जाते हैं। ये आना सागर झील, इस आना सागर झील का निर्माण पूछे, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, आना सागर झील का निर्माण आना जी ने करवाया, आना जी ने इसका निर्माण करवाया। कई बार प्रश्न पूछ लेता है, आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। राजस्थान में बांडी नदियां कई है, लेकिन जो आना सागर झील में पानी आता है वो बांडी नदी का पानी आता है। इस आना सागर झील के किनारे एक उद्यान स्थित है, एक बगीचा है, जिसे क्या कहा जाता है, दौलत बाग कहा जाता है। दौलत बाग कहा जाता था, वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। इस सुभाष उद्यान के किनारे एक स्थान स्थित है, और उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। इस झील के किनारे बाग, उसे दौलत बाग, इसके किनारे स्थान स्थित है, उसे कहते हैं बारादरी। इसके किनारे बारादरी स्थित है। लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया, दौलत बाग और सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया जहांगीर ने, और यहाँ से इस बारादरी का निर्माण करवाया शाहजहां ने। ये ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन इसी आना सागर झील से दौलत बाग और सुभाष उद्यान के साथ जहांगीर के साथ साथ एक बहुत अच्छा संबंध और यहाँ जुड़ा है। वो संबंध है कि जहांगीर की रानी वो थी नूरजहां। नूरजहां, जहांगीर की रानी, कई बोलेंगे नूरजहां कहाँ से आई, ये फिर जयपुर वाली मानबाई कौन थी, फिर वो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानबाई कौन थी, जगत गोसाई कौन थी। जहांगीर की कई रानियां थी। हालांकि नूरजहां ईरान की थी, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। नूरजहां का विवाह पहले अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। अली कुली बेग के साथ विवाह हुआ था। इस नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही नूरजहां के पति की मृत्यु हो जाने के कारण वो यहीं दरबार में रहने लगी, और नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने नूरजहां को देख लिया और इसकी सुंदरता पे इतना मुग्ध हुआ कि इससे विवाह कर लिया। इस नूरजहां की मां असमत बेगम ने क्या संबंध रहा, असमत बेगम की बेटी, असमत बेगम के दामाद, असमत बेगम ने अपने दामाद के द्वारा आना सागर झील के किनारे बनाए गए दौलत बाग सुभाष उद्यान में बैठकर ठंडे मौसम का मजा लिया। मजा लेने इतनी दूर नहीं आई, यहाँ पे बैठी आके, इस बगीचे में बैठी। कहाँ की बात हो रही है, आना सागर झील की बात हो रही है। आना सागर झील है कहाँ, अजमेर में है। अजमेर की अगर बात करते हैं, अजमेर में, पुष्कर में और खमनोर राज संबंध में, तो अजमेर, पुष्कर और खमनोर राज संबंध, इनका नाम सामने आते ही पता चलता है कि यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, गुलाब की खेती की जाती है। असमत बेगम ने
अपने दामाद के द्वारा बनाए गए दौलत बाग सुभाष उद्यान में बैठ के अजमेर के अंदर से ही गुलाब लेके और गुलाब से इत्र सेंट निकालने की विधि खोजी। और इत्र सेंट निकालने की इत्र सेंट निकालने की विधि नहीं खोजी, ये विश्व की पहली घटना थी। अस्मत बेगम ने विश्व में पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि आना सागर झील के किनारे दौलत बाग सुभाष उद्यान में खोजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके बाद अणुराज की अगर बात करते तो अणुराज के ही पुत्र जगदेव ने अणुराज की हत्या कर दी और इसी कारण से जगदेव को पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है, माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए पितृहंता कहलाया। तो चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। इसके बाद अणुराज के बाद में आगे का शासक की अगर बात करते हैं तो वो है विग्रहराज।